क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लास 11th बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पिछली क्लास में मैंने कार्बोहाइड्रेट का चर्चा किया था, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे कार्बोहाइड्रेट के, क्योंकि पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट का चर्चा हो चुका था। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें जल के समान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो अनुपात होता है दो संबंधी एक का होता है, C6H2OY। तो जल के समान कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच जो अनुपात है दो संबंधी एक है, और कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र ये होता है CXH2OY, जहां X और Y कोई संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बनिक यौगिक जो जल के समान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो संबंधी एक का अनुपात होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। एक ये पुरानी परिभाषा है। नई जो परिभाषा है उसमें बताया गया कि ऐसे कार्बनिक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता है। जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन देता है, ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसमें समझने वाली बात है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग जल अपघटन पर एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड बाय 3 कैटेगरीज में 3 मुख्य कार्बोहाइड्रेट की मुख्य 3 शाखाएं हैं। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, और तीसरा जो है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अब ये इसी के बीच में डाइसैकेराइड के बीच में ही एक आता है ओलिगोसैकेराइड। अगर आपका क्लासिफिकेशन की बात कही जाए तो कार्बोहाइड्रेट को अगर वास्तव में समझा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य 2 भागों में ही बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। आप नीचे समझ लीजिए, एक होता है शुगर और दूसरा होता है नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुगर दूसरा नॉन शुगर। तो जो शुगर है इसको 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड और दूसरा है डाइसैकेराइड। और तीसरा जो नॉन शुगर है, जो कि स्वाद में मीठा नहीं होता है, उसको हम लोग पॉलीसैकेराइड कहते हैं। पॉलीसैकेराइड यानी जो मोनोसैकेराइड है और डाइसैकेराइड है वो शुगर की कैटेगरी में आते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग शुगर कहते हैं। और नॉन शुगर की कैटेगरी की जब बात की जाए तो नॉन शुगर की कैटेगरी में आपका पॉलीसैकेराइड आता है, और जो पॉलीसैकेराइड होता है वो नॉन शुगर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये मीठा नहीं होता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 भागों में बांटा गया। अब कुल मिला जुला के अगर बात कही जाए तो एक नॉन शुगर और 2 हो गए शुगर। अब यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर 3 कैटेगरी लिख दिया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। लेकिन इसको क्लासिफाइड कैसे किया गया है, यहाँ मैंने नीचे आपको बताया है कि क्लासिफाइड इस तरीके से किया है, शुगर और नॉन शुगर में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मोनोसैकेराइड है क्या, डाइसैकेराइड क्या है और पॉलीसैकेराइड क्या है। मोनोसैकेराइड की बात कही जाए तो एकदम आसान डेफिनेशन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर उन्हें और छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता है,
मोनोसैकेराइड कहलाता है। मोनोसैकेराइड, फिर से देखें, ध्यान देंगे, मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जलपघटन करने पर इन्हें और छोटी इकाइयों में नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज फ्रक्टोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला है C6H12O6, दोनों का फार्मूला एक है। मैंने कल की क्लास में आपको, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और जबकि अगर फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो आपका कीटोन होता है। कीटोन फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन जो होता है फ्रुक्टोज में होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड में होता है। तो फंक्शनल ग्रुप की अगर बात कही जाए तो फंक्शनल ग्रुप आपका ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में अलग अलग है। भले ही इनके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं, अब भले ही फार्मूले एक जैसे हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप भिन्न भिन्न है। तो परिभाषा एक बार फिर से देखेंगे, मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जलपघटन करने पर या जिनके जलपघटन पर इसे और छोटी इकाइयां नहीं प्राप्त होती या इससे और छोटी इकाइयों में इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मोनोसैकेराइड कहलाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका ग्लूकोज फ्रुक्टोज है। अब देख लेते हैं डाइसैकेराइड की बात। डाइसैकेराइड नाम से मालूम हो रहा है डाइसैकेराइड है क्या। डाइसैकेराइड जो है ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलपघटन करने पर इन्हें दो छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ा जा सकता है। फिर से सुनिए, डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलपघटन करने पर या जिनके जलपघटन पर मोनोसैकेराइड की दो छोटी छोटी इकाइयां प्राप्त होती हैं। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो सुक्रोज इसमें आता है उदाहरण में, और भी उदाहरण है, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण सुक्रोज का है जिसको हम लोग चीनी कहते हैं। अब ये इसका फार्मूला जो होता है C12H22O11, इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। अब सुक्रोज का जलपघटन अगर किया जाए, जलपघटन किया जा रहा है तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज और ये हो गया आपका फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की बात कही जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं। और आपको मैंने बताया कि ये क्या है, डाइसैकेराइड है। यहाँ पर डाइसैकेराइड ये है, यानी सुक्रोज जो है वो डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड। तो मेरी डेफिनेशन क्या हुई, जलपघटन करने पर जो आपका डाइसैकेराइड है मोनोसैकेराइड की दो छोटी छोटी यूनिट को देता है, इसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि जलपघटन पर यह डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड यूनिट को देता है, या ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसका जलपघटन करते हैं हम तो मोनोसैकेराइड यूनिट देता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। अब यहाँ पर एक डाइसैकेराइड से मिलता जुलता इसी के सामने एक ओलिगोसैकेराइड है। तो जैसे डाइसैकेराइड ऐसे ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, तो ऐसे एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में आपको ध्यान देना है कि जिसका ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसका जलपघटन करने पर 2 से 8 मोनोसैकेराइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जलपघटन करने पर या जो जलपघटन पर 2 से 8 मोनोसैकेराइड की इकाइयों को देती हैं या 2 से 8 मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपका डाइसैकेराइड भी आता है। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपका डाइसैकेराइड भी आता है। यानी ओलिगोसैकेराइड में 2 से 8 है तो डाइसैकेराइड है, इसमें 2 यूनिट्स है, या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 इकाइयां हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आपका डाइसैकेराइड भी आता है। क्यों? क्योंकि 2 से 8 यूनिट को देता है, और जबकि डाइसैकेराइड 2 यूनिट देता है तो 2 के अंतर्गत आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइसैकेराइड भी ओलिगोसैकेराइड भी ही आता है। अब ये क्वेश्चन ओलिगोसैकेराइड आता है कि डाइसैकेराइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये अगर डाइसैकेराइड कर रहा है तो 2 छोटी छोटी इकाइयों में टूटता है, ओलिगोसैकेराइड की बात कर रहा है तो 2 से 8 छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ता है।
इसके बाद आपका अगला है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड की अगर हम लोग बात करें, पॉलीसेकेराइड यहां पर है आपका। पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलघटन करने पर वह मोनोसेकेराइड की n इकाइयों को देता है। मोनोसेकेराइड की n इकाइयों को देता है। जैसे मैं अगर बात कहूं पॉली शब्द के लिए, मैंने कई बार आपको बताया है, पॉली शब्द की बात कही जाए तो पॉली का मतलब होता है दो से अधिक। पॉली का मतलब होता है दो से अधिक। तो पॉलीसेकेराइड की अगर बात कही जाए, पॉलीसेकेराइड की बात कही जाए, C6H5 C6H12O5N, अगर इसकी बात कही जाए तो यहां पर आपका C6H12O5N, यहां पर n इकाइयों की बात हो रही है। तो n जो इकाइयां हैं पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप ऐसा होता है। पॉलीमराइजेशन, ये बहुलीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो आपका कंपाउंड है पॉलीसेकेराइड, जो नॉन शुगर है, n अणु जो होते हैं, n अणु पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पर n अणुओं को देते हैं और यहाँ पर n अणु के देते हैं, तो इसका मतलब पॉलीमराइजेशन हुआ। तो हम यह कह सकते हैं कि दो से अधिक की जहां बात आती है उसका सिंबल हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो अब यह n कोई संख्या है, दो से अधिक की कोई संख्या है, तो हम यह कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलघटन करने पर वह मोनोसेकेराइड की असंख्य इकाइयों को देते हैं। वो मोनोसेकेराइड की असंख्य, यानी असंख्य का मतलब दो से अधिक की बात हो रही है। तो पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनका जलघटन करने पर वह मोनोसेकेराइड की दो से अधिक इकाइयों को देते हैं। इसके अंतर्गत आपका उदाहरण आता है स्टार्च, स्टार्च आता है, इसके बाद सेल्यूलोज आता है, सेल्यूलोज। तो ये सब उदाहरण हैं आपके पॉलीसेकेराइड की। तो एक बार फिर से आप एक डेफिनेशन देख लीजिए। मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलघटन करने पर इन्हें और छोटी इकाइयों में तोड़ा नहीं जा सकता। इसका उदाहरण ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। डाइसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलघटन करने पर इन्हें दो छोटी छोटी मोनोसेकेराइड इकाइयों में तोड़ा जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपका सुक्रोज है। और पॉलीसेकेराइड की अगर बात कही जाए तो पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका जलघटन करने पर मोनोसेकेराइड की दो से अधिक की बात कही जाए, यानी असंख्य इकाइयों को जन्म देता है, क्योंकि पॉली शब्द का मतलब दो से अधिक होता है। और एक भी बात और है कि ओलिगोसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की 2 से 8 इकाइयों को जन्म देता है। तो इस तरह से हम लोग आज पढ़े कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। ओके, थैंक्स।